फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर 14 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है वो मैंने बताया था कि हमने जो भी चैप्टर पढ़ना है, पहला आधा हिस्सा हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, अगला आधा हिस्सा हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। तो हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला जो पोर्शन है वो पढ़ रहे थे। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों की ट्रांसपोर्ट होती है पौधों के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं और मुख्तलिफ मटीरियल्स इन्वॉल्व होते हैं जिनकी ट्रांसपोर्ट करवानी होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, कि ये जो रूट्स हैं पौधों की वो जो अब्जॉर्ब करती हैं मिनरल्स को, वाटर को, आयंस को, जितनी भी चीज़ों को वो अब्जॉर्ब करती हैं रूट्स, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर आज हमने बात करनी है। तो दो तरह के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक तो उन सारी चीज़ों का पैसिव अपटेक हो सकता है, दूसरा उन सारी चीज़ों का एक्टिव अपटेक हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव अपटेक एंड एक्टिव अपटेक? देयर इज अ बिग डिफरेंस। पैसिव अपटेक ऐसा अपटेक होता है जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होता, एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, यानी एटीपी यूज नहीं होती। तो ऐसे अपटेक को क्या कहेंगे? पैसिव अपटेक कहेंगे, जिसमें एटीपी यूज नहीं होती। और ऐसा अपटेक जिसमें एटीपी यूज करनी पड़ती है उसको एक्टिव अपटेक कहते हैं। तो पैसिव अपटेक तीन तरह का होता है। एक तो हमारे पास एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू होता है, दूसरा सिम्प्लास्ट पाथवे के थ्रू होता है, तीसरा वैक्यूलर पाथवे के थ्रू होता है। तो अगर आ जाए कि पैसिव अपटेक यानी विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी अगर चीजों की ट्रांसपोर्ट होगी तो उसके लिए कौन कौन से पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं? एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे या फिर वैक्यूलर पाथवे। सबसे पहले बात करते हैं एपोप्लास्ट पाथवे की। एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर ज्यादातर डिफ्यूजन ऑफ आइंस यानी आइंस डिफ्यूज होती हैं। और इसमें सेल की कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है? सेल वॉल्स इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। तो किसी भी मटेरियल ने जो ट्रांसपोर्ट होना होता है यहां से, पहले वो सेल के अंदर नहीं जाएगा, इधर से सेल वॉल के थ्रू अगले सेल की सेल वॉल के अंदर, अगले सेल की सेल वॉल के अंदर और अगले सेल की सेल वॉल के अंदर से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो ये जो डिफ्यूजन ऑफ आइंस हो रही है इसमें सेल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ उसकी क्या चीज इन्वॉल्व हो रही है? सेल वॉल्स। तो अगर को पूछ ले कि एपोप्लास्ट पाथवे में कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है जो ट्रांसपोर्ट करवाती है मटेरियल्स को, तो वह है सेल वॉल। आगे ये स्टूडेंट्स आपकी बुक में बना हुआ है कि आगे स्ट्रिप्स आ जाती हैं जिनको कहते हैं कैस्पेशियन स्ट्रिप, लेकिन जाइलम तो यहाँ पे है, यहाँ तक ये मटेरियल कैसे पहुंचेगा तो उसकी बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास सेल वॉल्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती है जिसको एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, ये कॉन्टिन्यूसली मटेरियल्स को जाइलम तक नहीं पहुंचा पाता। इसका एक मसला है, यानी ये इस मटेरियल को जाइलम तक नहीं पहुंचा पाएगा, बल्कि ये कहाँ जाके रुक जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक। यहां से आगे ये एपोप्लास्ट पाथवे यूटिलाइज नहीं हो सकता। ये इस मटेरियल को क्या जवाब दे देता है कि भाई मैं इतने तक तो मैं ला सकता था, इतने तक ट्रांसपोर्ट करवा सकता था, आगे ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकता। तो ये जो आइंस हैं वो कहां तक फिर सिर्फ ट्रेवल कर सकते हैं? इस स्ट्रक्चर को कहते हैं एंडोडर्मस। तो इट मींस कि आइंस जो है वो एंडोडर्मस तक सिर्फ जा सकते हैं। अगर उन्होंने आगे जाना है तो फिर उनको और पाथवे यूज करने पड़ेंगे, या तो उनको एक्टिव अपटेक की तरफ जाना पड़ेगा या फिर उनको डिफ्यूजन करनी पड़ेगी। ये दो प्रोसेस होंगे फिर वो जाएंगे। इससे आगे वो एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू नहीं जा सकते। ये एमसीक्यू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपोप्लास्ट पाथवे के अंदर जो आइंस की ट्रांसपोर्ट होती है वो कहां तक जाके रुक जाती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक आपके पास वो एपोप्लास्ट पाथवे रुक जाता है। तो ये एपोप्लास्ट पाथवे था। तो एपोप्लास्ट पाथवे क्या है? ऐसा पाथवे जिसमें जो मटेरियल्स हैं वो किस चीज की वजह से ट्रांसपोर्ट होते हैं? सेल वॉल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। तो ऐसा पाथवे जिसमें डिफ्यूजन ऑफ आइंस होती है और इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्ट करवाने में? सेल वॉल्स। और क्या वो पूरी ट्रांसपोर्ट करवा पाते हैं जाइलम तक? नहीं। कहां तक रुक जाते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तक। और आइंस जो है वो एंडोडर्मिस तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। अगर उन्होंने फर्दर आगे जाना है तो उसके लिए डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ उनको मूव करना पड़ेगा। एपोप्लास्ट पाथवे से वो मजीद नहीं जा सकते। दूसरा जो पाथवे है उसका नाम है सिम्प्लास्ट पाथवे। अब ये सिम्प्लास्ट पाथवे क्या है? सिम्प्लास्ट पाथवे में सेल वॉल्स नहीं इन्वॉल्व होंगी, सिम्प्लास्ट पाथवे में इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इन्वॉल्व होंगे। ये भी आपकी बुक के अंदर बने हुए हैं। ये जो सेल्स हैं, सेल्स के दरमियान होते हैं सुराख। ये देखिए, ये ऐसे समझ ले, छोटे छोटे सुराख हैं सेल्स के दरमियान। ये जो छोटे छोटे सुराख है ना, ये जो सेल का साइटोप्लाज्म और लिविंग मटेरियल है इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। अभी देखिए, इसका जो इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो इस लिक्विड के साथ कनेक्टेड होगा, इसका जो लिक्विड होगा वो इसके लिक्विड के साथ कनेक्टेड होगा, यानी ये इसके प्रोटोप्लास्ट कनेक्टेड हैं। और प्रोटोप्लास्ट इन सुराखों के जरिए से कनेक्टेड है। इन सुराखों को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी है। व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा? तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है आपको पता होना चाहिए कि पौधे के अंदर ये जो सेल्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी इनके जो प्रोटोप्लास्ट हैं, ये साइटोप्लाज्म है, वो इंटरकनेक्टेड होता है। जिन रास्तों के जरिए से कनेक्टेड होता है उन रास्तों को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो इसमें सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होगा? सिम्प्लास्ट पाथवे में ये होगा, ये देखें, ये मटेरियल इधर आया, अब ये सेल वॉल की तरफ नहीं जाएगा, ये मटेरियल इधर से कहाँ जाएगा? ये मटेरियल इधर से जाएगा इसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर,
वहाँ से प्लाज्मोडेस्माटा से ट्रैवल करते हुए इसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर, वहाँ से ट्रैवल करते हुए इसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर, फिर अगले सेल के प्रोटोप्लास्ट के अंदर, फिर अगले सेल के, और ये फाइनली जाइलम तक पहुँच जाता है। क्या सिम्प्लास्ट पाथवे यहाँ तक रुका है? वो नहीं रुकता, वो जाइलम तक पहुँचा देता है इस चीज़ को। और जब जाइलम तक वो मटेरियल, वो आयन या वो मिनरल जब पहुँच जाता है तो आगे कौन से तरीके से पौधे के शाखों तक पहुँचता है? ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। ये जो पौधे की शाख होगी वहां तक किस प्रोसेस से पहुंचेगा? ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू। यही उसने बताया हुआ है कि मिनरल्स की जो फर्दर ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होती है। तो सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या सेल वॉल इन्वॉल्व हुई है? नहीं। सिम्प्लास्ट पाथवे में प्रोटोप्लास्ट इन्वॉल्व हुए हैं, इंटरकनेक्टेड। और ये इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट किस चीज के जरिए से इंटरकनेक्टेड है? प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से इंटरकनेक्टेड है। तो उस वजह से ये ट्रांसपोर्ट होती जाती है और ये डायरेक्ट जाइलम तक ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं। और उससे ऊपर अगर ट्रांसपोर्ट होगी तो वो किस प्रोसेस से होगी? ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। उसके बाद बात करते हैं वैक्यूलर पाथवे की। वैक्यूलर पाथवे नाम से ही जाहिर है कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगी मटेरियल्स की, चाहे वो मिनरल्स हों चाहे वो आइंस हों, वो वैक्यूल्स बनते हैं उनके। फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ है, इसकी मैंने जाइलम तक ट्रांसपोर्ट करवानी है तो पहले इसका बनेगा वैक्यूल। तो ये देखिए इसकी गिर्द ये वॉल बनेगी, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब होगा क्या? वैक्यूल्स बनते हैं, वो वैक्यूल्स इस सेल में जाते हैं, इधर से ट्रेवल करके इस सेल में जाते हैं, इधर से ट्रेवल करके अगले सेल में, इधर से ट्रेवल करके अगले सेल में। तो वैक्यूल्स ही जाते हैं और जाइलम में चले जाते हैं और जाइलम में पहुंच के फिर ऊपर ट्रांसपोर्ट होती है उनकी। तो वैक्यूल्स के जरिए से जो ट्रांसपोर्ट हो उस पाथवे को वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। और कौन सी चीजें इसके जरिए से ट्रैवल करती हैं? आयन से ट्रैवल करते हैं। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। और ये देखें वैक्यूल की मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म में, फिर टोनोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म में, फिर टोनोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म में, फिर टोनोप्लास्ट से साइटोप्लाज्म में, और एंड पे टोनोप्लास्ट रप्चर होकर ये मटेरियल जाइलम के अंदर पहुंच जाता है। तो ये हमारे पास तमाम पाथवे जो हैं, चाहे वो एपोप्लास्ट पाथवे है, चाहे सिम्प्लास्ट पाथवे, चाहे वैक्यूलर पाथवे है, इन तमाम पाथवेज के अंदर एटीपी यूज नहीं होती। इसी वजह से इस अपटेक को क्या कहते हैं? पैसिव अपटेक कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्टिव अपटेक क्या है। एक्टिव अपटेक ऐसा अपटेक होता है, यानी अगर रूट्स ने किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है और उसको एब्जॉर्ब करते समय उनकी अगर एनर्जी यूज हो रही है, यानी एटीपी यूज हो रही है, तो उस अपटेक को क्या कहेंगे? एक्टिव अपटेक कहेंगे। यानी द एक्टिव जो आपके पास अपटेक है, द अपटेक ऑफ मिनरल्स, आयंस और अदर सब्सटेंसेस बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड एक्टिव अपटेक। तो अगर यूटिलाइजेशन हो रही है एटीपी की तो ऐसे अपटेक को क्या कहेंगे? एक्टिव अपटेक। और ये जो एक्टिव अपटेक है ये सिलेक्टिव होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें ना, एनर्जी भी लगानी है, खर्चा भी करना है, तो हर फजूल चीज पे थोड़ी ना खर्चा किया जा सकता है। तो सिलेक्ट किया जाता है, यानी जो चीजें काम की होती हैं सिर्फ उनके ऊपर एनर्जी खर्च करके उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये हर चीज को एक्टिव अपटेक से एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, बल्कि सिलेक्टिव चीजों को एक्टिव अपटेक से एब्जॉर्ब किया जाता है। और क्योंकि एक्टिव अपटेक अगर होनी है उसके लिए एटीपी चाहिए होती है, और ये एटीपी कौन सा प्रोसेस आती है? रेस्पिरेशन से। तो एक्टिव अपटेक इज डिपेंडेंट ऑन रेस्पिरेशन। तो एक्टिव अपटेक किस प्रोसेस पर डिपेंड करता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होगी एटीपी बनेगी तो एक्टिव अपटेक होगा, अगर रेस्पिरेशन नहीं होगी, एटीपी नहीं बनेगी, तो एक्टिव अपटेक नहीं होगा। तो ये हमारे पास तीन पाथवेज हमने पढ़े आपके पास पैसिव अपटेक के, और एक हमने पढ़ा एक्टिव अपटेक का। उसके बाद बात करते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स किसे कहते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है कि जब दो चीजें आपस में मिलजुल कर रहे हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाएं तो उसको सिम्बायोसिस कहते हैं। पैरासाइटिज्म और सिम्बायोसिस में फर्क ही है। पैरासाइटिज्म में भी दो चीजें रहती हैं और सिम्बायोसिस में भी दो चीजें इकट्ठी रहती हैं। फर्क ये है, पैरासाइटिज्म में जब दो चीजें रहती हैं तो एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान होता है। सिम्बायोसिस में जब दो चीजें इकट्ठी रहती हैं तो दोनों को फायदा होता है, ये फर्क है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स की बात करें तो पौधे के दो तरह के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स हैं, एक माइकोराइजा है और दूसरा है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। माइकोराइजा की बात करें तो माइकोराइजा जो प्लांट्स की एसोसिएशन है वो फंजाई के साथ होती है। पौधे जो हैं वो फंजाई को क्या तैयार करके देते हैं? फूड, फोटोसिंथेसिस के जरिए से। और फंजाई जो है वो पौधे को क्या करके देते हैं? रूट हेयर्स या इनके अंदर जो माइकोराइजा होते हैं या राइजॉइड्स होते हैं, आपके पास जो जड़ें होती हैं फंजाई की लंबी लंबी फैली होती हैं, वो उसको मटेरियल्स जो है वो एब्जॉर्ब करके देते हैं। यानी जड़ें इतनी लंबाई तक नहीं जा सकती जितनी लंबाई तक फंजाई के राइजॉइड्स जा सकते हैं। तो इतनी दूर भी अगर कोई मटेरियल एब्जॉर्ब करना होगा तो फंजाई उसको एब्जॉर्ब करके देते हैं पौधों को। तो फंजाई एब्जॉर्प्शन करके देते हैं प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स की, और प्लांट्स बदले में उनको खुराक तैयार करके देते हैं। तो दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। तो ऐसी एसोसिएशन यानी ऐसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें दोनों का फायदा हो रहा है और प्लांट्स और फंजाई आपस में मिलकर रहे हैं, ऐसी एसोसिएशन को माइकोराइजा कहते हैं। उसके बाद 90 to 95% जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी जो फूल वाले पौधे हैं जिनके अंदर फ्लावरिंग होती है, उसके अंदर ये एसोसिएशन पाई जाती है। उसके बाद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब हमने भी ये पढ़ा है कि हमारी एयर के अंदर 79%
नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन फजूल है, ये नाइट्रोजन पौधे यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ पौधे होते हैं उनकी जड़ों में बैक्टीरिया रहने लग जाते हैं, वो उसको नाइट्रोजन इस्तेमाल के काबिल बना के देते हैं पौधे को, यानी नाइट्रोजन खींच कर फिक्स करके देते हैं पौधे को। ऐसे बैक्टीरिया को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करके देते हैं पौधे को? नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वाले पौधे होंगे उनको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स भी नहीं देनी पड़ेंगी, खादें भी नहीं डालनी पड़ेंगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि उनमें नाइट्रोजन की मिकदार भी ज्यादा होगी। ऐसे तमाम पौधों को कहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी फलीदार पौधे। जितनी भी दालें हैं आपकी, जितने भी मटर हैं जो फली के अंदर बनते हैं, उनमें नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे पौधों की जड़ों में क्या रह रहे होते हैं? बैक्टीरिया, जो उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं, और पौधे उन बैक्टीरिया को क्या पैदा करके देते हैं? फूड। ये देखें, पौधे खुराक तैयार करके दे रहे हैं बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके दे रहे हैं पौधों को, तो दोनों का फायदा हो रहा है। तो ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों का फायदा हो उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। और ऐसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें प्लांट्स और बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व और फायदा पहुंचाएं, यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं पौधों को, और पौधे खुराक तैयार करके देते हैं। और ये किन पौधों के अंदर होता है? लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी फलीदार पौधे, जैसे मटर हो गया, दालें होगी, इनके अंदर नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से इन पौधों का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए किसी में नाइट्रोजन की कमी हो तो ये हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं आज, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, वैक्यूलर पाथवे, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माइक्रोराइजा और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का आपस में क्या एसोसिएशन, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।